हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी के बारे में। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैसे बनती हैं। मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने से, जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होती है, कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं ये पावर में आ जाती हैं। अब ये स्टेट्स इंडिपेंडेंट कैसे बनती हैं हम देखेंगे। बंगाल के बारे में, बंगाल इंडिपेंडेंट कैसे होता है बंगाल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 बैटल्स हुई थी। बंगाल में पलाशी जगह का नाम है, यहाँ पर बैटल होती है और उसका नाम रखा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। कब होती है? 1757 में। बक्सर एक टाउन है बिहार में, वहाँ पर बैटल होती है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। पहले हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, बंगाल इंडिपेंडेंट कौन बनाता है, कैसे बनता है। उसके बाद यहाँ पर 2 बैटल्स होती हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर अवध के बारे में पढ़ेंगे, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। फिर हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। और कर्नाटक में 3 कर्नाटक वार्स होती हैं जिसको एंग्लो फ्रेंच वार भी बोलते हैं। पहली होती है फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार 1744-48 के बीच, दूसरी 1749-54 और तीसरी होती है 1756-1763 के बीच। और इसी टाइम पीरियड में जब ये कर्नाटक वार्स एंग्लो फ्रेंच वार हो रही होती हैं, तो इसी के बीच छोटी छोटी बैटल्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ सेंट थॉम होती है 1746 में, फिर बैटल ऑफ एम्बर 1749 में एंड बैटल ऑफ वांडीवाश 1760 में। फिर आगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन सी हैं, मैसूर एंड मराठा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मैसूर में वार्स होती हैं, एंग्लो मैसूर वार होती है। एंग्लो मैसूर वार्स कितनी होती हैं? टोटल 4 होती हैं। पहली एंग्लो मैसूर वार जो होती है 1766-69 के बीच होती है, दूसरी 1780-84 के बीच, तीसरी 1790-92 और चौथी होती है 1799 में। फिर हम मराठा को पढ़ेंगे और मराठाओं में एंग्लो मराठा वार होती हैं, टोटल 3 वार्स होती हैं। फर्स्ट 1775-1782 के बीच, दूसरी 1803-1805 के बीच और तीसरी 1818-1819 के बीच होती है। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिपेंडेंट कैसे बनी। जब मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होती है तो उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स पावर में आ जाती हैं, और फिर पढ़ेंगे कि इन स्टेट्स के बीच जो बैटल्स होती हैं। अब सबसे पहली लड़ाई जो होती है अंग्रेज़ों की मुग़लों के साथ, वो होती है जब एम्पेरर होता है कौन? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के टाइम होती है पहला कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिशर एंड मुग़ल एम्पायर अंडर औरंगज़ेब। कब होती है? 1686 टू 1690 के बीच, 1686 टू 1690 के बीच औरंगज़ेब के टाइम में ये लड़ाई होती है। और उस टाइम गवर्नर जनरल जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जोसिया चाइल्ड होता है। अब जहांगीर के टाइम से ही अंग्रेज़ आए थे ट्रेड करने के लिए, और जो कोस्टल एरिया थे वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी जहाँ पर मुग़ल का इन्फ्लुएंस कम हो। तो बाद में जब औरंगज़ेब का टाइम आता है तो उस टाइम अंग्रेज़ जाते हैं एम्पेरर के पास और बोलते हैं कि हमें बंगाल में फैक्ट्री लगाने के लिए जगह चाहिए, लेकिन औरंगज़ेब मना कर देता है। और उस टाइम जोसिया चाइल्ड गवर्नर जनरल होता है ये, और उस वक़्त नया नया पावर दी होती है अंग्रेज़ों को कि वो अपनी आर्मी रख सकते हैं। अब ये गवर्नर जनरल अपनी आर्मी लेकर, छोटी सी आर्मी लेकर, इतने बड़े एम्पायर के स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है बंगाल में, लेकिन ये बड़ी आर्मी के सामने टिक नहीं पाता है और हार जाते हैं ये अंग्रेज़। उसके बाद फिर ये जाते हैं औरंगज़ेब के पास, औरंगज़ेब से माफ़ी मांगते हैं और औरंगज़ेब बाद में माफ़ भी कर देता है और साथ में कुछ फाइन लगाता है। और मुग़ल्स और फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं, फ़ाइन भी देते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं पहले की तरह। अब ये देख रहे होते हैं कि मुग़ल एम्पायर, अब ये मुग़ल एम्पायर जब कमज़ोर पड़ती है
उस टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं ये पावर में आ जाती हैं। इस टाइम अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है और वो इन छोटी स्टेट्स के साथ लड़ाई करेंगे और इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इस टाइम का इंतज़ार होता है उन्हें। और जब मुग़ल एम्पायर कमज़ोर पड़ जाती है और ये मौका उन्हें मिलता है जब औरंगज़ेब की डेथ होती है। औरंगज़ेब के मरने के बाद मुग़ल्स कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर मुग़ल्स तख्त पर बैठते हैं, तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाती हैं। इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ अंग्रेज़ लड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेट्स को अपने कंट्रोल में करते रहेंगे। वो हम एक एक करके पढ़ेंगे कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैदराबाद एंड कर्नाटक के बारे में। हैदराबाद और कर्नाटक को दानों को इकट्ठे पढ़ेंगे क्योंकि कर्नाटक जो है ये हैदराबाद का ही पार्ट होता है, हैदराबाद के अंडर काम कर रहा होता है। कर्नाटक हैदराबाद के अंडर रहकर काम करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद का फाउंडर कौन है? फाउंडर है निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क 1722 से लेकर 1724 तक ये वज़ीर होता है एम्पेरर का, और इसका सबसे बड़ा हाथ होता है सैयद ब्रदर्स को हटाने का। अब निज़ामुल मुल्क एम्पेरर का वज़ीर होता है, तो उस टाइम ये फ्रस्ट्रेट होकर एम्पेरर से, मोहम्मद शाह से फ्रस्ट्रेट होकर दक्कन में चला जाता है और दक्कन में जाकर एक नई स्टेट एस्टेब्लिश करता है, फाउंडेशन रखता है, वो है हैदराबाद स्टेट। कब करता है? 1724 में। 1724 में हैदराबाद स्टेट्स की फाउंडेशन रखता है और दक्कन में ये एक्ट करता है, एक्ट्स लाइक एन इंडिपेंडेंट रूलर एंड टेक्स डिसीजन विदाउट कंसेंट ऑफ एम्पेरर। निज़ामुल मुल्क जो है ये टॉलरेंट पर्सन होता है, टॉलरेंट टूवर्ड्स हिंदूज एंड इंट्रोड्यूस जागीरदारी सिस्टम ऑन मुग़ल पैटर्न। और फिर ये कंट्रोल करता है करप्शन को जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही होती है। अब हम पढ़ते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक जो है ये एक सूबा होता है मुग़ल का दक्कन में। कर्नाटक एक सूबा है मुग़ल में और ये होता है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर रहकर ही ये काम करते हैं। अब कर्नाटक का डिप्टी गवर्नर जो होता है उसका नाम है सादत उल्ला। जब हैदराबाद का निज़ाम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है मुग़ल अथॉरिटी से, तो कर्नाटक का डिप्टी गवर्नर सादत उल्ला भी ये चाहता है कि हम भी हैदराबाद से इंडिपेंडेंट हों, और उसके लिए ये मेड हिज ऑफिस हेरिडिटरी बनाता है और डिक्लेयर करता है अपने भतीजे नेफ्यू को, दोस्त अली को अपना सक्सेसर बनाता है, नेक्स्ट सक्सेसर, विदाउट द कंसेंट ऑफ निज़ाम को पूछने के बगैर ये डिसीजन लेना शुरू करता है। और आफ्टर 1740 के बाद क्या होता है? पॉलिटिकल क्राइसिस कर्नाटक में बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है ये डायरेक्टली इंटरफियर करती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।